अस्सलाम वालेकुम। कैपम पे ही हूं मैं अभी, बीच में एक फार्मूला बता रहा हूं। और कैपम मॉडल में बीटा क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, मार्केट फैक्टर्स की वजह से कितना रिस्क है और कैसे कैलकुलेट होता है वो मार्केट पोर्टफोलियो के साथ कोवेरिएंस और से कैलकुलेट होता है। इससे मिलती जुलती एक और थ्योरी है, उसको कहते हैं आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये कोई ज्यादा मशहूर नहीं है, ज्यादा मशहूर यही है, लेकिन इससे मिलती जुलती ये एक थ्योरी है। और अभी इस दफा 3 नंबर का एक सवाल भी पूछा था इस पे। मिलती जुलती थ्योरी है और बस इनका कहना ये है कि जो कैपम बात कर रहा था, हम उससे आपको बेहतर फार्मूला देंगे। कैपम आपको बस सिर्फ एक बीटा यूज करवा रहा था, हम आपको काफी सारे बीटाज यूज करवा रहे हैं। कैपम पूरे मार्केट को सामने रख के एक ओवरऑल रिस्क बता रहा था, एक पूरे मार्केट को सामने रखते हुए रिस्क बता रहा था। हम आपको हर फैक्टर का अलग अलग रिस्क बताएंगे। तो ये कैपम की तरह की ही एक थ्योरी है और इसका फार्मूला भी कैपम की तरह का ही है, यानी आर एफ प्लस बीटा। अच्छा, ये आर एम माइनस आर एफ का एक और नाम बताया था मैंने, इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं इसको, मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। ये कैपम था। इस कैपम में ये बीटा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी पूरी मार्केट को बस एज अ होल देख के उसका बीटा निकाला है और उससे फिर रिटर्न निकल रहा है। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये है कि वो मार्केट के की बजाय हर फैक्टर को अलग अलग कंसीडर कर रहा है। ये बात फिर सुने, हम लोग बीटा कह रहे हैं सिस्टमैटिक रिस्क, जो कि बस मार्केट फैक्टर्स की वजह से है। मार्केट फैक्टर्स की मिसालें क्या दी थी? क्या चाहिए? कर ली मैंने यूज, पढ़ी भी थी है, अभी भी की है। हाँ जी, क्या क्या फैक्टर्स मिसालें? गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं, मुल्क के हालात हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। यानी इन सब को ओवरऑल कंपेयर करके, इन सब को कवर करके बस एक फैक्टर था। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी कहती है कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। हम आपको हर फैक्टर का अलग अलग रिस्क प्रीमियम बताएंगे। गवर्नमेंट की चेंजेस का फैक्टर अलग, इन्फ्लेशन का अलग, टेक्नोलॉजी चेंज का अलग, मुल्की हालात का अलग, गवर्नमेंट चेंज का अलग। इन सब के अलग अलग मार्केट रिस्क प्रीमियम की बजाय कोई इन्फ्लेशन का रिस्क प्रीमियम हो सकता है, कोई कंट्री का रिस्क प्रीमियम हो सकता है, कोई पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी का रिस्क प्रीमियम हो सकता है, और हर एक का अलग अलग बीटा होगा। इसको ऐसे कह लेते हैं कि किसी इन टेक्नोलॉजी फैक्टर का बीटा और टेक्नोलॉजी फैक्टर का रिस्क प्रीमियम, दूसरे फैक्टर का बीटा और दूसरे फैक्टर का रिस्क प्रीमियम, तीसरे फैक्टर का बीटा, तीसरे फैक्टर का रिस्क प्रीमियम। 50 फैक्टर डालने हैं, 50 फैक्टर डालने हैं। ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी है, इसी से मिलती जुलती, लेकिन इसमें सिर्फ मार्केट रिस्क था, बस सब कुछ कवर्ड था उसमें। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये है कि इसमें हर फैक्टर की अलग अलग फिगर, कितने फैक्टर्स कंपनी की मर्जी, कितने फैक्टर्स एनालिस्ट की मर्जी। ये मैं पुरानी बुक में फार्मूला नहीं डाला हुआ था, ये इस दफा 3 नंबर का पूछा तो मैंने बुक में डाल लिया। लेकिन चूंकि आईकैप की बुक भी आपको कहा होता है ले जाने को, तो आईकैप की बुक में ग्लॉसरी की टर्म्स से देखे तो उसमें ये एक फार्मूला मिल जाना था। ये मैंने अब लिख दिया अपनी बुक में, और ये लिख दिया पेज 149 पे। हेडिंग 3 डाल के ये पढ़ लें और उसका फार्मूला पढ़ लें। जी अब दोबारा पूछें, लाइट के बीच।
जो बीटा हम कैपम में निकाल सकते हैं मतलब वो तो सारे फैक्टर का इकट्ठा होता है ना। अगर आर्बिट्रेरी प्राइसिंग मॉडल को देखा जाए उसमें तो फिर समझ में आता है कि इंडस्ट्री है जिसको का डाटा इस तरह कलेक्ट करके निकाली जाती है। लेकिन बीटा की जब फिगर ही इनिशियली प्रैक्टिकली निकाली जाती है तो उसमें वो सारा डाटा इकट्ठे एक जगह किया जाता है। ये जो कैपम में बीटा निकल रहा है, कैपम में इस बीटा की कैलकुलेशन का फार्मूला है, वो फार्मूला मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न, जैसे सवालों में KSE 100 इंडेक्स है, उसके रिटर्न्स पब्लिकली अवेलेबल होंगे ना। हर कंपनी के शेयर का डाटा भी पब्लिकली अवेलेबल है। इन दोनों के डाटा को लेके इनका वो वेरिएंस कोवेरिएंस निकाल के बीटा निकल आया। हर फैक्टर का अलग अलग बीटा कैसे निकलेगा ये तो हाइपोथेटिकल बात है, तो इसलिए ये कोई इतनी अच्छी थ्योरी नहीं है। हम कैसे देख सकते हैं कि किसी कंपनी के रिटर्न सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से कितने इफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल चेंज की वजह से कितने इफेक्ट हो रहे हैं? बहुत हाइपोथेटिकल बात है ना। तो इसलिए थ्योरी बनाने वाले ने बनाई जरूर है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हो सकती है? नहीं हो सकती। हम तो बात ही सिर्फ इसकी कैलकुलेशन पे कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकली डाटा अवेलेबल है, KSE 100 इंडेक्स का डाटा है, हम देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहा, कंपनी ए का ट्रेंड क्या रहा, तो निकल ही सिर्फ कैपम का बीटा सकता है। ये ख्याली बात की है कि जी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जैसे मिसाल तो अजीब सी है, लेकिन अगर ब्लड का टेस्ट करते हैं और ब्लड के टेस्ट में आता है जी आपने जो 4 घंटे भूखा रहना है, या चलो खाने के बाद फौरन शुगर टेस्ट कराना है। अब वो शुगर का जो टेस्ट जो रिजल्ट निकला, डॉक्टर देखा जी शुगर है ये, अब वो उस ब्लड के टेस्ट से डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही देखना है कि शुगर है ये। अब उसको और डिटेल में अगर साइंस इतनी डिटेल पहुंच जाए कि चाय पीने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है, दूध पीने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है, अंगूर खाने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है, केले खाने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है, रोटी खाने खमीरी के बाद क्या फर्क पड़ रहा है, शादी के बाद क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये बहुत डिटेल टेस्टिंग हो सकती है। तो अगर साइंस तरक्की करके तो हो सकती है ना, वो ये चीज है। और जो बिल्कुल सादे बस खाने के बाद क्या है जी, वो समझ लो कैपम है। तो कैपम के अंदर इतनी डिटेल में नहीं गए, बस देखा मार्केट के फैक्टर्स क्या असरअंदाज हो रहे हैं, ये कैपम थ्योरी है। और आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये है कि जिसने एक्सटर्नल फैक्टर्स में से भी हर एक को अलग अलग तोड़ दिया। अब क्या इनका बीटा अलग अलग कैलकुलेट होना हो सकता है? पता नहीं, हो सकता है, हो सकता हो। कैपम का हो सकता है, मार्केट से डाटा है, इनका हो सकता है वो साइंसदान ने थ्योरी दे दी होगी, प्रैक्टिकली हो सकता है, नहीं हो सकता पता नहीं। पेज 149 पे ये हेडिंग 3 है, जो पढ़ लें। ये तो मेरा पुराना डायलॉग है कि पढ़ लें, तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ लिया ना। तो 149 पे आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल, ये फार्मूला और ये मिसालें हैं फैक्टर्स की। बस ये इसकी इतनी ही है बात, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, बस इतनी ही बात है। वापस कैपम पे, वहां ये सारे फैक्टर्स आपको दिए हुए थे, बीटास दिए हुए थे। मैं आपको वो ज़बानी बता देता हूं। चार नंबर का एक पार्ट था कैलकुलेट। अब उस कैलकुलेट करने के लिए ये 4 तरह के फैक्टर्स दिए हुए थे, इन सब के बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 दिए हुए थे, इन सब के ये प्रेस प्रीमियम दिए हुए थे। क्योंकि अब ये बीटा निकले कैसे हैं, ये फैक्टर्स हो सकता है उनको निकालने का कोई तरीका हो, इसने इतनी बड़ी थ्योरी बनाई है तो कुछ सोच की बनाई होगी, लेकिन कैसे कैलकुलेट होता है पता नहीं है। तो बड़े हो जाएं कि लोग हमारी बात मानना शुरू कर दें तो बना लेना थ्योरी। तो इनमें जितने फैक्टर्स हैं उन सब के बीटास, उन सब के रिस्क प्रीमियम ये दिए हुए थे, बस उन दिए हुए को फॉर्मूले में पुट करना था, इसके 4 नंबर। चलें कैपम पे वापस। ये कैपम से मिलता जुलता फार्मूला था इसलिए मैंने इसका जिक्र किया था, अब इसका जिक्र खत्म। कैपम पे वापस। अभी तक कैपम
के जरिए क्या डिसीजन करने में हेल्प मिली कि किस शेयर में इन्वेस्ट करें, किस में ना करें, या अगर ऑलरेडी खरीद के रखे हुए हैं तो कौन सा रिटेन करें, कौन सा सेल कर दें? कैसे किया फैसला? एक्सपेक्टेड रिटर्न को रिक्वायर्ड से कंपेयर किया। एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो अच्छी बात है, एक्सपेक्टेड कम है तो अच्छी बात नहीं है। एक और डिसीजन देखें, कंपनी ए के शेयर का कैपम रिटर्न है 13% और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 16%, जबकि कंपनी बी का कैपम रिटर्न है 22% और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 26%, नहीं 24%। दोनों कंपनी अच्छी हैं या नहीं? अभी तक जो कैपम सीखा, क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड से ज्यादा है। लेकिन अगर ये फैसला करना हो कि इन दोनों में से कोई एक चुनना है, तो कैपम थ्योरी, कैपम के कॉन्सेप्ट में इस मसले का हल भी है। इनमें से कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर है? ए या बी? इसके हल एक ही नहीं, एक से ज्यादा हल है। इस फैसले के एक से ज्यादा हल हैं। एक हल बता रहा हूं अभी। अगर सिर्फ 24 और 16 को कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न बेशक ज्यादा मिलता नजर आ रहा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। कैसे पता रिस्क ज्यादा है? क्योंकि बीटा ज्यादा है तभी तो कैपम ज्यादा है। तो इसलिए 24 और 16 का मुकाबला ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूं कि वाहिद हल नहीं है जो बताने लगा हूं। एक हल ये है कि कौन कंपैरेटिवली ज्यादा कमा रहा है। ये अपनी औकात से 3% ज्यादा कमा रहा है, ये अपनी औकात से, अब ये बेहतर है। इसको कहते हैं अल्फा वैल्यू। अगर शेयर्स का कंपैरिजन करना हो कैपम का डाटा यूज करके तो मल्टीपल तरीकों में से एक तरीका अल्फा वैल्यू यूज करना। और अल्फा वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड माइनस कैपम। तो डिसीजन रूल क्या बना लें? जिसका अल्फा ज्यादा है वो बेहतर है। अच्छा, ये कैसे पता कि अल्फा वैल्यू सवाल में लगानी पड़े? अल्फा वैल्यू वाहिद तरीका नहीं है डिसाइड करने का, बहरहाल एक तरीका है। सवाल में कैसे पता चलेगा? जैसे अभी जो 2 सवाल पिछली क्लास में किए उनमें हमने इन शेयर्स का क्या आपस का कंपैरिजन करना था? 2 सवाल किए ना पिछली क्लास में, 3। आपस का कंपैरिजन करना था? नहीं, बस सिर्फ हर शेयर का एक सवाल में कहा हुआ था कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और एक सवाल में बस कैपम रिटर्न निकालना था। लेकिन अगर आपस में कंपैरिजन करना पड़ जाए तो फिर चूज करने के लिए कई तरीकों में से एक तरीका अल्फा है। और ये किन सवालों की बात कर रहा हूं? जिनमें डेटा से पता चल रहा है कि कैपम वाले सवाल है। और डेटा से कैसे पहचानते हैं? बीटा का डेटा मिल जाएगा, आरएम आरएफ मिल जाएगा, मार्केट रिटर्न, इस तरह की चीजें मिल जाएंगी तो उससे पता चलता है कि इस चैप्टर का सवाल है। तो अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को चूज करना पड़ा तो मल्टीपल तरीकों में से एक तरीका अल्फा वैल्यू। ये बात मैंने थोड़ी सी अंग्रेजी में लिखी हुई है पेज 150 पे। पेज 150 के तकरीबन मिड में, कि अगर इन्वेस्टर को चूज करना पड़ा तो एक तरीका अल्फा वैल्यू है। वो मैंने शेयर्स बताए, बॉन्ड मार्केट नहीं बताए अभी मैं सारी डिस्कशन शेयर्स पे कर रहा हूं। अब आइए आप क्वेश्चन चैप्टर 6 पे आए। ये लेंथी सवाल है लेकिन सवाल बहुत अच्छा लर्निंग के लिए। क्वेश्चन 6 पुरानी बुक्स में भी शायद मेरा ख्याल है 6 ही था मैंने रखा,
क्योंकि सवाल ऐड किए हैं तो चैप्टर में आगे ही ऐड किए हैं। मेरा ख्याल है पुराने में भी क्वेश्चन 6 ही था। आजाद टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ये जून 15 का सवाल था। अच्छा सवाल है बड़ा। इस चैप्टर की जब कल को आपने तैयारी भी करनी होगी ना कभी मई और नवंबर में, ये सवाल जरूर करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसको पहले आप अच्छी तरह पढ़ लें, फिर मैं इसमें सवाल की डिस्कशन करता हूं, फिर उसको मिल मिला के सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को आप तसल्ली से पढ़ लें सारा, इसको टुकड़ों टुकड़ों में मिल मिला के सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मैं डिस्कस करूंगा। हाँ जी, पढ़ ले तो मैं डिस्कस करूँ उसको। हाँ जी, जो पढ़ रहे थे ATL ने एक एम्प्लॉइज का फंड बनाया हुआ है और प्रोविडेंट फंड, और उस फंड में पैसे जमा हो रहे हैं जो वो आगे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और अभी इस वक्त जो उस फंड की इन्वेस्टमेंट्स हैं ये शुरू में एक टेबल की शक्ल में दी हुई हैं। फंड के इस वक्त टोटल 116 मिलियन रुपए इन्वेस्टेड हैं, और वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड हैं? कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, कुछ उन्होंने कंपनीज के टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स में पैसा लगाया हुआ है, कुछ उन्होंने बैंक्स में पैसे रखे हुए हैं,
कुछ इन्होंने बैंक्स में ही सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं। इन 4 जगह ये पैसे फैलाए हुए हैं और अभी फिलहाल ये इतना रिटर्न कमाते हैं या शायद कमाएंगे, या तो ये अभी तक का कमाने वाला पर ईयर रिटर्न है या अभी से एक्सपेक्टेड है कितना रिटर्न है। ये अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कहां रखा हुआ है पैसा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया हुआ है, कंपनीज के टीएफसीज में पैसा लगाया हुआ है, और नीचे वाले दोनों बैंक्स में पैसे रखे हुए हैं। अभी तक कंपनीज के शेयर्स में लगाया पैसा नहीं। अब इनका मूड ये हो रहा है कि पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज करें। The trustees have also decided to adopt less volatile investment, लेकिन क्या वो चाह ये रहे हैं कि जो पैसा वो लगाएं अब उस पैसे टोटल में से 25% लिस्टेड कंपनी से शेयर्स में लगाएंगे। ये कहां लिखा है शेयर्स में लगाएंगे? लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड कंपनीज और शेयर्स में लगाएंगे। ये बात आपको नीचे वाले पॉइंट 1 के डाटा से ही पता चल रही है। शेयर्स में लगाएंगे। 60% डेट सिक्योरिटीज यानी डिवेंचर्स, टीएफसीज, इनमें लगाएंगे 25 और 60 85, एंड रिमेनिंग मनी मार्केट सिक्योरिटीज ऐसे ही समझ लें ये जो बैंक्स में पैसे रखना होते हैं। तो अभी ट्रस्टीज ने प्लान किया है कि ये जो 116 मिलियन लगा हुआ है इसको अब हम चेंज करने लगे। इस तरह के 60% 25% लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में, 60% डिवेंचर्स में और बाकी बैंक्स में रहने देंगे। अब वो ऑप्शंस क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट नंबर 1 में 3 सेक्टर्स की 2-2 कंपनीज दी हुई हैं और मैनेजमेंट ने, ट्रस्टीज ने फैसला किया है कि वो हर सेक्टर की एक-एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये मैनेजमेंट ने खुद ही बता दिया कि इन तीनों सेक्टर्स में करना है। कितना कितना करना है? 40%, 30%, 30%। तो ये 40 30 30 क्या है? ऊपर 25 60 क्या है? उस 25 का 40 30 30 टोटल 116 मिलियन का 25% शेयर्स में, 60% डिवेंचर्स में, बाकी जो बचा वो बैंक्स में। अब वो जो शेयर्स में लगाना है 116 का 25% कितना बना? तकरीबन 28 मिलियन। ये 28 मिलियन इन 3 सेक्टर्स में लगाना है और इन तीनों सेक्टर्स में 2-2 कंपनीज हैं। इन दोनों में से एक में पैसा लगाना। ये बात पॉइंट 1 में पहली लाइन में क्लियरली लिखी हुई है कि ईच सेक्टर में से एक शेयर में पैसा लगाना है। अब वो शेयर्स क्या क्या हैं? उन सबके बीटाज, प्राइस, करंट प्राइस, P1, ये सब बताया हुआ है। और इस डाटा को यहीं छोड़ के रिक्वायरमेंट ए, रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बता दें क्या होगा। यानी जो अभी 116 मिलियन का ब्रेकअप है, रिवाइज्ड बता दें कि कितना इस 116 मिलियन में से शेयर्स में, कितना डिवेंचर्स में। अच्छा, कौन कौन से शेयर्स में? ये इन ABCDEF में से आपने 3 चुनने हैं। ये कैसे पता 6 में से 3 चुनने हैं? 1 सिक्योरिटी फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो अब बाकी सवाल का डाटा बाद में, पहले मैं सिर्फ इस पॉइंट 1 की बात कर रहा हूं। कैसे चुनेंगे? A से लेके F तक में से, A B में से एक, C D में से एक, EF में से एक। अब चूंकि कंपैरिजन आ गया ना और टेबल से पता चल रहा है कि कैपम का डाटा है, तो अल्फा वैल्यू की बेस पे चुनेंगे। ये कहा नहीं अल्फा वैल्यू की बेस पे चुनना है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि A B में से एक, C D में से एक, EF में से एक, और टेबल से पता चल रहा है, डाटा से पता चल रहा है कि कैपम का डाटा है। और कैपम का डाटा बीटा है, RF RM इसी टेबल के नीचे दिया हुआ है। कैपम रिटर्न निकल आएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए P0, P1, D1 ये पता चल रहा है। तो यहां से हम हर एक शेयर की एक्सपेक्टेड रिटर्न और कैपम रिटर्न से कंपेयर करके अल्फा निकालेंगे, उसकी बेस पे फैसला होगा। इतना आप अभी करें सॉल्व। अगला पोर्शन मैं बोर्ड पे ना भी करूं तो जुबानी मैं समझाता हूं। पहले ये शेयर्स वाला मामला सॉल्व करें। इन 6 में से
3 चुनने हैं। इनफैक्ट इन 6 में से 3 नहीं चुनने, ए और बी में से एक, सी और डी में से एक, और ई और एफ में से एक करें। और इसमें इससे पहले कि सारे ही गलत कर दें, ये डिविडेंड वाला कॉलम क्या दिया हुआ है? डिविडेंड यील्ड लिखा हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, और डिविडेंड की परसेंटेज फेस वैल्यू पे लगती है। ये डिविडेंड यील्ड नहीं लिखा हुआ, बस डिविडेंड की परसेंटेज है। और ये बचपन की अकाउंटिंग से सीखते आ रहे हैं कि डिविडेंड की परसेंटेज दी हो तो वो फेस वैल्यू पे लगती है, फेस वैल्यू पे है। इन्वेस्ट नहीं किया तो D1 ही होगा ना, क्योंकि इन्होंने ये सब एक्सपेक्टेशन, फोरकास्ट, फेयर वैल्यू वगैरह सब बताई हुई है। हमें D0 चाहिए होता सवाल में कि D1, तो ये D0 होगा कि D1 होगा? D1 ही होगा।
अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, तो अच्छा नहीं है वो, तो वो वैसे ही फारिग हो गया ना, कंपैरिजन तो बात की बात है, वो वैसे ही फारिग है। जल्दी करें, पॉइंट 2 मैंने समझाना है फिर। डिवाइस पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें जो ये रेट वगैरह निकाली है उसको टोटल से मल्टीप्लाई करके हाँ जी, अभी सिर्फ इतना कहा था कि ए बी सी डी ई एफ में से 3 चुननी है बस। हाँ जी, अगर कर रहे थे जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले रिक्वायरमेंट की शक्ल बना के देता हूं, फिर डेट सिक्योरिटीज वाला पॉइंट समझाता हूं। रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग क्या है? डिवाइस पोर्टफोलियो। क्या रिवाइज पोर्टफोलियो? वर्डिंग शुरू कहां से हो रही है? प्रिपेयर। अब ये जो सेंटेंस लिखा ना, प्रिपेयर रिवाइज पोर्टफोलियो, इसका पता नहीं क्या मतलब है। मतलब क्या मतलब प्रिपेयर? या तो आपसे वो ये पूछ रहा होता कि कितना कितना पैसा कहां कहां लगाना है, वो तो उसने खुद बता दिया। कहां बताया? वो शुरू में कहा है कि पहले 25, 60 बाकी 15, और फिर 25 को तोड़ने को बता दिया। इसी तरह डिवेंचर्स मैं खुद बताता हूं, उस पर भी तोड़ना बताया हुआ है। तो प्रिपेयर का क्या मतलब है? इसका यही मतलब समझ आता है कि जिस तरह आपको शुरू में एग्जिस्टिंग का डेटा दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का किस शक्ल का, किस तरह का डेटा दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू बताई हुई है 1000 में, मिलियन भी कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड या जस्ट रिटर्न दिया हुआ है। तो पार्ट ए में अगर आप पार्ट ए की वर्डिंग पढ़ें, प्रिपेयर रिवाइज्ड पोर्टफोलियो, आगे
एंड इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो शायद वो ये कहना चाह रहा है कि जिस चीज को आपको अभी 116 मिलियन तोड़ के बताया हुआ है, आप रिवाइज तोड़ के बता। ये सिर्फ डेटा के कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगाया, वरना पार्ट ए की वर्डिंग कोई स्टैंडर्ड ऐसी चीज नहीं है कि जी फलानी रिपोर्ट मांगी गई है। ठीक है, ऐसे या तो कहना कि जी आप फलानी स्टेटमेंट बना के दे दें, फिर तो कहा है। इस पार्ट ए की रिक्वायरमेंट की कोई स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन नहीं है। इस अंग्रेजी का और सवाल में जिस तरह का डेटा दिया हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट से ही फैसला किया है कि जिस तरह का आपको सवाल के अंदर 116 मिलियन का, मिलियन ही कह देता हूं, आपको 116 मिलियन का ब्रेकअप दिया हुआ है, 116.45, जिस तरह का सवाल में दिया हुआ है, बस उसको हमने उन सवाल वाली 4 लाइनों की बजाय अब हमने अपनी सही लाइनें तोड़ के बतानी, जिसमें ये फैसला हम कर चुके कि लिस्टेड सिक्योरिटीज में कितना। अच्छा, क्या क्या चुना है अभी? ए, बी नहीं, ए, डी और, तो ए में कितना कैसे निकालें? 116.45 के 25% का 40%, डी 116.45 के 25% का 30%, और ई 116.45 के 25% का 30%। मैं फिर बता रहा हूं, रिक्वायरमेंट ए की जो वर्डिंग है ना, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि शायद ये कुछ मैंने स्टेटमेंट सिखानी थी आपको। बस उसने कहा है प्रिपेयर, पता नहीं क्या मतलब प्रिपेयर, क्या जानना चाह रहा है। तो बस एक अंदाजा ही लगाया कि जिस शक्ल का डाटा सवाल में दिया है बस वो रिवाइज करके बनाना है। इसका सोल्यूशन मैंने सिर्फ थोड़े डिफरेंट टेबुलर तरीके से किया हुआ, वरना ये आईकैप वाला ही सोल्यूशन लिया हुआ मैंने, बस मैंने जरा फॉर्मेट थोड़ा बेहतर कर दिया रिक्वायरमेंट का। तो अब इस 116 को इन 3 फिगर्स में तोड़ लेते हैं। अच्छा, मैं तो उसको मिटा के चेंज कर दूंगा, इसमें तो 4 लाइनें और आनी है, इधर जगह नहीं बची लेकिन और आनी है। 11.8.7 और ये आपने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, इन्हीं की बेस पे तो फैसला किया था, अल्फा वैल्यू उन्हीं की बेस पे तो निकाली थी, तो बस जो निकाले हैं वो यहाँ कितना 20 पॉइंट ई का 28.57 और ई का 21.06। ये शेयर्स, ये सवाल पूरा करके करता हूँ क्लास खत्म, ये सवाल पूरा कर रहा हूँ। शेयर्स में से ए, डी, ई का किस तरह डिसाइड किया और कैसे प्रेजेंट किया, यहां तक कोई इतराज परेशानी है तो अब मैं आपको डिवेंचर्स की बात समझाता हूं। अच्छा, अभी कल भी ना मजीद प्रैक्टिस चलाऊंगा, अभी कैपम शेयर्स इस पे कल भी चलेगी, कल और प्रैक्टिस भी करेंगे हम, लेकिन अभी सवाल को पूरा करने के लिए शेयर्स वाली बात को यहां रोकता हूं। अब हम डिवेंचर्स के डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। अभी तक कैपम का मैंने शेयर्स के डिसीजन में इस्तेमाल किया है और कल भी होगा, मजीद प्रैक्टिस होगी इसकी, लेकिन ये सवाल अच्छा है, इसको पूरा करने के लिए शेयर्स को मैं फिलहाल ब्रेक करके डिवेंचर्स के ऊपर आ रहा हूं। जैसे शेयर्स का इन्वेस्टर शेयर्स के बारे में डिसीजन करना चाहेगा तो कोई इन्वेस्टर ये भी तो जान सकता है कि डिवेंचर कौन सा अच्छा है, तो कैपम उसके लिए भी है, वो भी महरूमी का शिकार ना हो, उसके लिए भी कैपम है। तो जिस तरह से शेयर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैपम के जरिए निकलता है, डिवेंचर का भी निकल सकता है, वही फार्मूला होता है, डिवेंचर का भी वही फार्मूला है कैपम का, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। लेकिन बीटा इसमें कौन सा होता है, इस पे कल करूंगा डिस्कशन, कल, हाँ कल इंशाल्लाह आ जाएगी इसकी बारी। इक्विटी बीटा, एसेट बीटा, इस पे कल करूंगा बात। तो ये वाला फार्मूला डिवेंचर के डिसीजन पे भी हो सकता है, यानी डिवेंचर्स का डिसीजन भी रिक्वायर्ड रिटर्न ऐसे निकल सकता है, लेकिन वो बीटा कौन सा होता है, इस बीटा पे कल होगी बात इंशाल्लाह। तो जिस तरह कैपम
ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए इन्वेस्टर का काम की चीज है, डिवेंचर इन्वेस्टर के लिए भी हो सकती है। और जिस तरह शेयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न इससे कंपेयर करके फैसला होगा, वैसे डिवेंचर का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न इससे कंपेयर करके फैसला हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट डिवेंचर इन्वेस्टर के लिए भी हो सकते हैं। शेयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला? क्योंकि शेयर के इन्वेस्टर का रिटर्न डिविडेंड है और कैपिटल गेन है, और शेयर की कोई लाइफ होती है कि 10 साल का शेयर है कि 5 साल का शेयर है, वो तो कंपनी जब तक जिंदा है तब तक है। तो शेयर के इन्वेस्टर का रिटर्न ऐसे ही बस निकल सकता है कि P1 माइनस P0, यानी एक साल में वो शेयर की प्राइस कितनी बढ़ जाएगी, डिविडेंड कितना ले लेगा। तो शेयर के इन्वेस्टर के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न का ये ही फार्मूला है। ये बातें मैं पहले आपको समझा लूं, फिर मैंने 2-4 लाइनें अंग्रेजी की लिखी हुई हैं, अगर आपको वो कम लगे तो अपने और पास और लिख लेना बेशक। ये सवाल पूरा हो रहा है तो छुट्टी हो रही है, इसलिए भी मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। शेयर्स के इन्वेस्टर के डिसीजन में कैपम का इस्तेमाल हो रहा है। कैपम से क्या कैलकुलेट हो रहा है? रिक्वायर्ड, कि उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करे तो कितना रिटर्न मिलना चाहिए। फैसला कैसे करे? एक्सपेक्टेड से कंपेयर करके। एक्सपेक्टेड कैसे निकाले? ऐसे। क्यों ऐसे? क्योंकि शेयर की कोई टाइम तो लाइन तो है नहीं, लाइफ तो है नहीं। तो शेयर में इन्वेस्टर बस सिर्फ यही देख सकता है कि अगले साल में मैं कितना कमा लूंगा, इससे ज्यादा और नहीं कर सकता वो। तो शेयर के इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे ही निकलता है। लेकिन डिवेंचर का जो इन्वेस्टर है, डिवेंचर में अगर इन्वेस्ट करेगा तो ऐसा नहीं है कि डिवेंचर की लाइफ ही नहीं है। डिवेंचर की लाइफ है, डिवेंचर की लाइफ है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है, डिवेंचर की लाइफ है। तो डिवेंचर की चूंकि लाइफ है, टाइम पीरियड पता है, तो उसका रिटर्न ऐसे नहीं निकलता। उसका रिटर्न ऐसे नहीं निकलता। उसका रिटर्न कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ाया था आपको, एक दफा का जिक्र है इससे पहले, उसमें एक YTM चीज सिखाई थी, यील्ड टू मैच्योरिटी। वो यील्ड टू मैच्योरिटी दोबारा देखें। यील्ड टू मैच्योरिटी ये थी कि अगर एक डिवेंचर आज मार्केट में 120 रुपए का है और अगर इन्वेस्टर इस पे 120 लगा देता है, तो आज उसकी जेब से इतने पैसे गए। कल को उसको ईयर 1, 2, 3, 4 इतना इतना कूपन मिलेगा, लेट से 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, और बाद में उसको 100 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो अगर इन्वेस्टर ये 120 रुपए लगा दे तो YTM ये है कि उसको अपनी इस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलता नजर आ रहा है। YTM स्टैंड्स फॉर यील्ड, मतलब रिटर्न टू मैच्योरिटी, कि अगर इन्वेस्टर आज इस डिबेंचर को खरीदे और मैच्योरिटी तक रखे तो उसको कितना पर ईयर रिटर्न मिलेगा, इसको YTM कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या था? 0 पे मार्केट वैल्यू, आउटफ्लो, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, इनफ्लो, और फिर IRR, फिर इसका IRR निकालें। ऐसे निकलता है डिवेंचर का एक्सपेक्टेड रिटर्न। शेयर का इस तरह से इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि शेयर के कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो थोड़ी है, डिवेंचर के हैं। तो शेयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे, डिवेंचर का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे। तो डिवेंचर का एक्सपेक्टेड रिटर्न YTM ऑफ डिवेंचर होता है। फिर से कनेक्ट करता हूं चीज को। शेयर के इन्वेस्टर की डिसीजन मेकिंग अभी तक कैपम से हेल्प कैसे मिल रही है? कैपम, एक्सपेक्टेड, इनका कंपैरिजन। कैपम का फार्मूला ये, एक्सपेक्टेड का फार्मूला ये। शेयर है, बस अगले 1 साल को प्रोजेक्ट कर सकता है, बस कोई टाइम लाइन नहीं है। लेकिन डिवेंचर का इन्वेस्टर, उसके लिए भी यही सारा सामान अवेलेबल है, वो भी कैपम निकाल सकता है। लेकिन वो बीटा क्या होगा ये कल बात करूंगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न वो भी निकाल सकता है, लेकिन वो डिवेंचर का इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड रिटर्न इस फार्मूले से नहीं, YTM निकालेगा। उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न YTM होगा। डिसीजन मेकिंग ऐसे ही है कि अगर YTM कैपम से ज्यादा है
तो अच्छा है, और अगर दो डिवेंचर्स में से चुनना है तो जिसकी अल्फा वैल्यू ज़्यादा है वो चुन लें। आप कोई मैंने बातें कोशिश तो की अंग्रेजी लिख के देने की। पेज 150 पे ये 2-3 लाइनें ही लिखी हुई हैं पेज 150 के तकरीबन मिड में। बॉन्ड मार्केट डिसीजंस, बॉन्ड मतलब डिवेंचर्स, टीएफसीज वगैरह। ये 3-4 लाइनें पढ़ लें। ये बीडी क्या लिखा हुआ है इस पे कल करनी है बात। बीटा डी जो लिखा हुआ है इस पे कल करूंगा बात। पहले ये 1.5 लाइन पढ़ लें, यही समझाइए अभी। पेज 150 के तकरीबन मिड में बॉन्ड मार्केट डिसीजन की 1.5 लाइन। एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय डीएम होता है, ठीक है। ये जो डब्बे में बोल्ड करके लिखा हुआ है इस पे बाद में आते हैं, पहले इस सवाल पे वापस आते हैं। पहले इस सवाल पे वापस आए। अब इस सवाल का पॉइंट 2, इस सवाल का पॉइंट 2, ट्रस्टी सोच रहे हैं कि वो जो डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है कितना 60%, वो कहां कहां लगाएं। वो कहते हैं जी कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन नहीं सॉरी, वो लगाना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट AA रेटेड कंपनीज के टीएफसीज में और गवर्नमेंट के सुकुक बॉन्ड्स में। ये सुकुक इस्लामिक फाइनेंस होता है, सुकुक ये बॉन्ड्स होते हैं, इस्लामिक फाइनेंस है सुकुक, ये बॉन्ड्स होते हैं। इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो ऑब्वियसली इस्लामिक प्रोडक्ट है, इंटरेस्ट नहीं है, मतलब रिबा नहीं होता, लेकिन बहरहाल इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस की एक तरीका है सुकुक। तो ट्रस्टीज ने फैसला किया है कि वो इस पैसे को, किस पैसे को, जो 60% डिवेंचर्स में लगाना है वो दो हिस्सों में तोड़ेंगे, आधा आधा। आधा आधा कहां लिखा, 50% ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। तो उस 116 मिलियन के 60% का आधा AA रेटेड में लगाना है और आधा सुकुक में लगाना है, लेकिन इनमें से एक में, जैसे TFC A या TFC B में और सुकुक Y या सुकुक Z में। तो हमें A वर्सेस B और Y वर्सेस C करना है। कैसे डिसाइड करें? ऐसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी IRR निकालें और रिक्वायर्ड रिटर्न निकालें। लेकिन इसमें आसानी यह है कि रिक्वायर्ड रिटर्न निकालने का डाटा ही नहीं है। अच्छा, रिक्वायर्ड का डाटा नहीं है, रिक्वायर्ड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन दोनों AA रेटेड है तो दोनों का रिस्क सेम हुआ, दोनों का रिक्वायर्ड सेम हुआ, तो A बेहतर होगा कि B जिसका एक्सपेक्टेड ज्यादा है। दोनों गवर्नमेंट के सुकुक हैं, दोनों का रिस्क सेम हुआ तो दोनों का रिक्वायर्ड सेम हुआ, तो X और Y और Z में से कौन सा बेहतर है? जिसका एक्सपेक्टेड ज्यादा है। तो इन चारों डिवेंचर्स का IRR निकालना है और A और B में से कौन सा बेहतर होगा? जिसका IRR ज्यादा होगा। Y और Z में से कौन सा बेहतर होगा? जिसका IRR ज्यादा होगा। अच्छा, अब आप ये निकालेंगे तो ये तो बड़ा लंबा काम हो गया। तो सवाल वाले ने एक ऐसे ही आसानी कर दी कि इतना लंबा काम था नहीं, तो उस लंबे काम से बचाने के लिए इस सवाल का शॉर्टकट बाद में बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट देखें कि कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। ये जो मैंने कहा कि रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं निकाल रहे इनकम, ये क्यों नहीं निकाल रहे? डाटा नहीं है, लेकिन जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि दोनों का रिस्क सेम है, दोनों ही AA रेटेड है, तो रिस्क सेम है तो रिक्वायर्ड रिटर्न भी सेम होना चाहिए। दोनों ही गवर्नमेंट के सुकुक से, तो रिस्क सेम है तो रिक्वायर्ड रिटर्न भी सेम होना चाहिए। अब सिंपली इनके एक्सपेक्टेड की बेस पे फैसला हो सकता है। और एक्सपेक्टेड कैसे निकालना है? YT।
तो ए और बी में से जो जीतेगा और वाई और जी में से जो जीतेगा वो यहां, और इसी तरह से 116 का 60%, इधर बोर्ड पे देखें ना, 116 का 60% का 50%, 116 का 60% का 50%, जो दोनों के हमने IRR निकाले होंगे। और लास्ट पॉइंट 3, जितने बाकी बचे वो कह रहे हैं मनी मार्केट में डिपॉजिट्स विद बैंक लगा दें, जो कि 9% वाला है, टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स जो कि ऊपर 9% वाला है। तो अब रह गया क्या करने वाला, जो ज़बानी सुन लें, खत्म क्लास। अब हमने इन चारों का YTM निकालना, ठीक है। वो ज़बानी बता रहा हूं क्योंकि IRR तो ऐसे निकालते हैं आप, इसलिए बस ज़बानी करके खत्म। शॉर्टकट बताने लगा हूं कि 4 IRR क्यों नहीं निकालने पड़ेंगे। निकाले तो चारों चाहिए, लेकिन सवाल में आसानी है कि उसने 4 नहीं निकलवाए, काम चल गया। लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि चारों का IRR निकालना पड़ेगा। पार्ट ए कॉन्सेप्चुअली ओके, और बी का आंसर ब्रीफली डिस्कस, क्योंकि उसको पता है अंग्रेजी खत्म हो जाती है, तो ब्रीफली डिस्कस। क्या डिस्कस? रिस्क एंड रिटर्न, आगे जो एग्जिस्टिंग है और जो अब आप बना रहे हैं उसका रिस्क और रिटर्न डिस्कस करना है। रिस्क और रिटर्न डिस्कस ऐसे करना है कि रिटर्न पहले क्या थे अब क्या है, और पहले सारा पैसा बैंक और गवर्नमेंट में लगा हुआ था, अब हम इतना शेयर्स में लगा रहे हैं, उसका रिस्क ज्यादा होता है। बस यही बात हाँ या ना में करनी कि इसका रिस्क ज्यादा है, इसका रिस्क कम है, इसका रिटर्न इतना है, इसका रिटर्न इतना है। इसके शेयर्स में पैसा लग गया, रिस्क ज्यादा हो गया, देख लें जैसे आपको ठीक ले समझ जाए, मेरा काम बताना था, बस देख लें, सोच लें। कॉन्सेप्चुअली कैलकुलेशन ओके, तो इन चारों का IRR निकालना है, कॉन्सेप्चुअली ओके। अच्छा, अब सवाल में टाइम बचा के देता हूं। अगर ये 100 रुपए हो और ये भी 100 रुपए हो, तो इसका IRR क्या निकलेगा? यही 15% ही नहीं, मैंने 15 लिखा हुआ, जो भी नजर आ रहा है आपको। क्यों? क्योंकि ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो रिटर्न तो है ही यही, और कूपन रेट लगता ही फेस वैल्यू पे है, तो ये फेस वैल्यू पे लगा हुआ है। तो ये बात मैंने पेज 150 पे बोल्ड करके लिखी हुई है, जो आपको सवाल में टाइम बचा देगी, अगर ये हुआ तो है। नहीं, YTM में टैक्स का कोई काम नहीं है, YTM निकालने में टैक्स का काम नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ डेट निकालने में था। ये बात मैंने 150 पे डब्बे के अंदर बोल्ड करके लिखी हुई है। कॉस्ट ऑफ डेट होता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने डिबेंचर इशू किए हुए उनको टैक्स भी बचना होता है, तो वो जब नेट ऑफ टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं वो कॉस्ट ऑफ डेट निकल रहा होता है। जब उसी चीज को इन्वेस्टर की नजर से देखते हैं तो वो YTM है, क्योंकि हर इन्वेस्टर की पता नहीं टैक्स के क्या क्या मसले हैं, क्या क्या। देखें, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, अब वो उस कंपनी के इशूड डिबेंचर हैं, वो कंपनी जब अपनी नजर से देखेगी तो उसको तो टैक्स भी बचता नजर आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालेगी वो, जिसमें टैक्स भी नेट ऑफ टैक्स होता है। लेकिन जब मार्केट में इन्वेस्टर की नजर से देखते हैं तो हर तरह का बूढ़ा जवान, छोटा बड़ा, कंपनी, बच्चा बड़ा, इंडिविजुअल, हर तरह के इन्वेस्टर्स हैं, पता नहीं सब पे टैक्स लगता है नहीं लगता है। तो जब मार्केट के हिसाब से चीजें निकाली जा रही होती है तो टैक्स नहीं देखा जा रहा होता, तो इसलिए YTM इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, टैक्स को लिफ्ट नहीं करा रहे होते उसमें। तो इसका IRR क्या निकलेगा? कूपन रेट। अब इन चारों में देखें, TFC A मार्केट वैल्यू कितनी है? 102, इसका आपको IRR निकालना पड़ेगा। B नहीं, इसका निकालना पड़ेगा। अच्छा, B का निकालने पे टाइम ना जाया करें, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू पार वैल्यू ही है, तो इसका IRR अगर निकाल भी लेंगे, अच्छा 2 चीजें देखनी है, मार्केट वैल्यू भी और रिडेम्पशन वैल्यू भी। तो नहीं, सेम नहीं,
पार होनी चाहिए। अगर ये 105 है, ये 100, ये भी 105 है, तो फिर नहीं, पार के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये पार के ऊपर लगा हुआ रेट है, ये पार पे लगा हुआ रेट है। तो मार्केट वैल्यू भी, रिडेम्पशन वैल्यू भी पार वैल्यू होगी तो उसका वाईटीएम कूपन के बराबर निकलेगा। तजुर्बे करके देख लेना, टाइम हो किसी के पास, तजुर्बे एक्सेल पे करने, तजुर्बे करके देख लीजिएगा। मार्केट वैल्यू भी, रिडेम्पशन वैल्यू भी पार वैल्यू होगी तो इसका आईआरआर कूपन रेट निकलेगा। तो टीएफसी बी पे टाइम नहीं लगाना, सुकोक वाई पे नहीं लगाना। तो 4 की बजाय आपको 2 आईआरआर निकालने होंगे, ए का और जी का। सवाल के नंबर कम है, बिल्कुल सही बात है, वाकई कम है, लेकिन हम तो इस वक्त इसको सीखने के लिए कर रहे हैं ना। नंबर वाकई कम है, इसमें मेहनत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत थी। अच्छा, अब एक वीक ऑफ किया था तो मुझे अब याद भी नहीं बात क्या कर रहा था। सिलर है। अच्छा, मैंने ये मुझे लगता है मैंने ये बात की थी कि सिला रहमी हमारे दीन में बहुत ज्यादा प्रोमोटेड है और कता रहमी जो है ना वो बहुत ज्यादा नापसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ताया जी से हमेशा धोखे ही मिल रहे हैं फिर भी जा जाके बिजनेस करें इनके साथ। नहीं, बिजनेस नहीं करना है, उन गैदरिंग्स में नहीं बैठना जहां पर माँ बहन एक हो जाती है, फैमिली गाली गलौज शुरू हो जाता है, उन गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। यानी अगर रिश्तेदारों के साथ बहुत बुरे नुकसान हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस खराब हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये नहीं कि बार बार सामने जाएं ताकि वो जलील करें, बार बार बिजनेस करें उनके साथ ताकि पैसा डुबोएं, ये नहीं हरगिज रिक्वायर्ड। ये तो बेसिक अक्लमंदी के खिलाफ है। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। हाँ, लेकिन अगर वो ताया जिन्होंने बहुत बुरा किया, बल्कि ताया ही क्यों यार, मामू भी हो सकते हैं, चचा भी हो सकते हैं, फुप्पा भी हो सकती है, पुप्पो भी हो सकती है, खाला भी हो सकती है, सारे हो सकते हैं, जिन्होंने बुरा किया है उनके साथ उन ट्रांजैक्शंस में नहीं दोबारा मजबूरन गिरना। लेकिन अगर उनकी मदद, उनकी जरूरत है, वो मदद करनी है। अगर वो किसी मुश्किल में है, उनकी मदद के लिए पहुंचना है। अगर उनका कोई फायदा पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाएं। अगर उनकी खुशी है तो उनको जरूर मुबारकबाद देनी चाहिए, सही मानों में खुश होना चाहिए, मुश्किल में तसल्ली देनी चाहिए। ये सिला रहमी। बिजनेस बार बार करना सिला रहमी नहीं है, ये बेवकूफी। तो उन ट्रांजैक्शंस में नहीं उतरने को कहा जा रहा कि जिनमें से बार बार मार पड़ रही है, वो नहीं करना। लेकिन अच्छा बोल बोलना, मुश्किल में काम आना, परेशानी में उनको तसल्ली देना, बीमारी में उनको कंसोल करना, ये सिला रहमी है। अच्छा, इसमें एक हमारे खानदानों के अंदर ये बड़ा कॉमन है कि हमारी चचा से इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो हमसे ठीक नहीं बोलते, क्योंकि वो हमसे ठीक नहीं बोलते इसलिए हम उनसे ठीक नहीं बोलते। मामू से इसलिए बनती है, वो ठीक बोलते हैं तो इसलिए हम भी, मुझसे जैसे मिलेंगे मैं तो वैसे ही मिलूंगा। बुखारी 5991 सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है। यानी जो सिला रहमी के दर्जात रिवॉर्ड है ना, वो बदले वाले के रिवॉर्ड नहीं है। बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसके साथ कता रहमी की जाए तब वो सिला रहमी करे। तो ये जो सिला रहमी के रिवॉर्ड्स है ना, ये बदले वाले के रिवॉर्ड नहीं है। ये तब रिवॉर्ड वाली चीज है कि हमारे साथ फुप्पो बुरा कर रही हैं लेकिन हम फिर भी उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, ये रिवॉर्ड वाली चीज है। और इसी चीज से रिलेटेड मैं एक और हदीस सुना रहा हूँ, मुस्लिम 6525 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ और वो मुझसे कता ताल्लुक करते हैं। मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ और वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं उनसे तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आता हूँ, अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ, और वो मेरे साथ नादानी से पेश आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो ऐसा ही है जैसा तूने कहा है तो गोया तू उनके मुंह में गरम राख डाल रहा है, यानी उनके साथ जो बुरा होगा वो होगा। तुम सही कर रहे हो, तुमने कंटिन्यू करना अच्छा सलूक,
और उनके मुकाबले में तेरे साथ हमेशा अल्लाह की तरफ से एक मददगार रहेगा जब तक तेरा रवैया यही रहेगा। अगर हमने कतर रहमी करने वाले के साथ भी अच्छा सलूक किया, ये है असल में सिला रहमी जिसके रिवॉर्ड ज्यादा है। अगर इसलिए कट ऑफ कर लिया क्योंकि उन्होंने कट ऑफ किया है, तो फिर ये सिला रहमी का रिवॉर्ड नहीं मिल सकेगा। अच्छा ताल्लुक है इसलिए अच्छा ताल्लुक कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सिला रहमी वाला रिवॉर्ड नहीं है। सिला रहमी वाला रिवॉर्ड ही तब है जब खानदान वाले बुरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हम अच्छा ही कर रहे हैं, जब भी मुश्किल में उनकी मदद ही करते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूं, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि बार बार बिजनेस में पैसा लगाएं, बार बार वो फ्रॉड करें हमारे साथ और बार बार हम मार खाएं, ये नहीं है सिला रहमी। उन ट्रांजैक्शन से अवॉइड करना है जहां से नुकसान होता है। कल मुलाकात होगी।